हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों छोड़ो, अब मित्रों कहना पड़ेगा। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू अगेन गाइस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस chapter which we had already, the first part is already discussed. So we'll just complete the chapter, International Financial Management. We had already discussed the international capital budgeting. We had discussed the various types of rate, discounting factor, international sources of finance. इसमें हमने एफसीसीबी को डिटेल में डिस्कस किया था। कोई मुझे एफसीसीबी का फुल फॉर्म बताएगा? ये दिख तो रही है स्क्रीन पे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। आई थिंक मेरे नोट इसमें से डिलीट हो गए, बट कन्वर्टिबल मींस इट कैन गेट कन्वर्टेड टू इक्विटी एज वेल एज इट कैन रिमेन एंड गेट पेड एज डेट और बॉन्ड। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल तो है ही है चैप्टर में, सारे फीचर्स वगैरह हमने देख लिए थे। फिर हमने एडीआर जीडीआर भी पढ़ा था, राइट? रिमेंबर? अब हम पढ़ने वाले हैं other sources excluding ADR, GDR. As I completed the last sentence of the last session, I mentioned क्योंकि आपको FCC भी समझ में आ गया तो बाकी तो बच्चों वाला खेल है। बिकॉज FCCB में बॉन्ड्स मीन्स अगर बोरोइंग का फंड रेजिंग इन्वॉल्व है प्लस इक्विटी रेजिंग दोनों इन्वॉल्व थे। अब दोनों के वहां पे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बताए हुए थे, फीचर्स बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। बाकी सारे तो बहुत ही सिंपल है। यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड और कोई भी कह लो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। ओहो, कन्वर्टेबल है ये भी। ये तो मोटा मोटा इशू सच बॉन्ड्स में कैरी टू ऑप्शंस। अच्छा, ये ऑप्शन बैक्ड है। तो दिस में, इसमें और एफसीसीबी में डिफरेंस इतना ही है कि ये ऑप्शन बैक्ड कन्वर्जन है। सो इसमें एक कॉल ऑप्शन होगा और एक पुट ऑप्शन होगा। सो यूल से क्या सर सरप्राइज क्या होगे? आई वाज थिंकिंग के सारे डेट होंगे, बट एनी हाउ the issuers of such bonds may carry two options: option of calling, buying the bond for redemption before the date of maturity. That option was not there in FCCB. वहां पर भी आपका कन्वर्जन हो सकता था, बट दैट वाज ब्रॉडली ऑन द ऑप्शन ऑफ द होल्डर्स। ये है ऑन द ऑप्शन ऑफ द इशूअर। तो ज्यादा बेटर है, बेटर ज्यादा बेटर होगा तो महंगा भी होगा in terms of the coupon. Put option. A provision of put option gives the holder of the bond a right to sell his bonds back to the issuer company. So इसमें जो call option है वो issuer के पास है, put option right to sell is with the bond holders. अब सर put करके sell करके आप तो निकल गए, हमारा क्या होगा? बड़ा सिंपल है, ये भी हम डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है, देखो ऑप्शन जिसके पास है, whosoever is the holder of the option, that he has the power. So issuer has the call option, means they can call the bonds and pay them out instead of conversion to the equity. क्यों करेंगे सर? डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हर एक बंदे को हमेशा इक्विटी नहीं चाहिए होती, क्योंकि इक्विटी से स्टेक डाइल्यूट होता है। और पुट ऑप्शन इसको भी कहता है, भैया मेरे को क्या कहते हैं, आई डोंट वांट, मेरे को पैसे चाहिए, आई डोंट वांट द इक्विटी। तो दोनों के पास अपने अपने ऑप्शन है। मोर और लेस इट्स लाइक प्रीटी मच मतलब एफसीसी वाले ही फीचर है विद स्पेसिफिक राइट। यूरो कन्वर्टेबल जीरो कूपन बॉन्ड, अरे यार तो फिर वही चीज घुमा फिरा के देंगे। अब नो इंटरेस्ट पेबल ऑन द बॉन्ड्स। एफसीसीबी पे क्या होता था, आप एक कूपन देते रहते थे, इसमें तो कोई भी कूपन नहीं दे रहे। एट मेच्योरिटी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बेसिकली कूपन तो मिलना है बट नॉट रेगुलरली, इट विल गेट पेड एट द एंड। These bonds are structured as convertible bonds. No interest is payable on the bond, but conversion of the bond takes place on maturity. भाई अगर हर साल आपको 2% देना था, एंड पे एक स्पेसिफिक परसेंट से 4 साल का बॉन्ड था 8% देगा, 2% 8% की बात क्यों कर रहे हो? फॉरेन करेंसी में पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते थे, अब दोबारा कम की तरफ जा रहे हैं। वहां पे 3-4% वाज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लाइक इंडिया से वो 5-6% रेट कम ही होते थे वहां पे पहले। ये क्यों कम होते हैं, इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है, ये सब हम बाद में आपको डिटेल में समझाएंगे। तो सर सब कुछ बाद में समझाना, अभी क्या पढ़ोगे? बेसिकली बाय बाद से मेरा मतलब है क्योंकि आई नो दैट फ्यू कंसेप्ट्स विल गेट कवर्ड इन द अदर चैप्टर्स, तो यहाँ पे उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे 23 सेशन हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 20 एक सेशन और होंगे, 45 सेशन होंगे। थ्योरी के तो 10-12 ही होंगे अभी और।
उसके बाद तो प्रैक्टिकल करते रहेंगे, वो तो जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम होता है, कम तो नहीं होता, मतलब that number of session can vary. चलो anyhow, syndicated bank loan अब आया थोड़ा सा इक्विटी से अलग होके, वारंट मैं छोड़ रहा हूँ. They carry coupon rate determined by the market. The warrants are detachable. Pure bonds are treated at the discount. So basically जो प्योर बॉन्ड है वो इसमें एक थोड़ा देखो, वारंट में होता क्या है कि एक ऑप्शन होता है टू कन्वर्ट फिक्स इनकम में, लाइक टू इन्वेस्ट दिस बॉन्ड ऑन पर्पस ऑफ द रेगुलर इनकम. तो वारंट्स आर डिटैचेबल. वारंट्स का मतलब जो राइट टू कन्वर्ट है वो डिटैच हो जाता है, राइट टू कन्वर्ट. सो ये सिंपल है, एक बार सारे पढ़ लेते हैं, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा. सिंडिकेटेड बैंक लोन, चलो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ. आपका हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस. आपको पैसे चाहिए, आप जाओगे एसबीआई के पास, आप जाओगे एचडीएफसी के पास, आप जाओगे किसी भी इंडियन बैंक के पास जाओगे. आप जो फॉरेन बैंकों की इंडियन ब्रांचेज हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, सिटी बैंक हो गया, जेपी मॉर्गन चेज हो गया, डॉयचा बैंक, वहां भी जा सकते हो. बट अगर आपने आईएनआर लोन लिया, if you are borrowing INR currency, domestic currency, then this topic is not applicable for you, because that's not international finance. But in case you go and draw funds in form of large loan from the banks with good credit rating, can be arranged in reasonable short time. The maturity of the loan, so कहीं पे लिखा नहीं है, बट इट मीन्स फॉरेन करेंसी लोन. अब ये क्यों बोल रहा है शॉर्ट नोटिस, क्योंकि बॉन्ड्स वगैरह करने में, बिकॉज बॉन्ड्स आर ट्रेडेड लिस्टेड इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें थोड़ा ड्यू डिलिजेंस, उसमें थोड़ा IUM बनाना, इंफॉर्मेशन ऑफरेंडिंग मेमोरेंडम बोलते हैं, या IM भी बोल सकते हो, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है, प्रोस्पेक्टस कह सकते हो, उसको फिर वेबसाइट पे फाइल करना, उसमें थोड़ा कंप्लायंस ज्यादा होता है. बट ये स्ट्रेट अवे शॉर्ट टाइम में, जिस बैंक को आपकी क्रेडिट पे कंफर्ट है वो आपको दे देगा. ये 5 साल से 10 साल के लोन हो सकते हैं, 3 साल के भी हो सकते हैं. तो इसमें एक RBI का सर्कुलर लग जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का, वो तो FCCB वगैरह पे भी लगता है. तो वो बोलता है कि अगर आपका 50 मिलियन से कम लोन है तो आप 1 साल से 3 साल का ले सकते हो ट्रेड क्रेडिट. बट अगर आपके बड़े लोन है ग्रेटर देन 50 मिलियन, कीप ऑन चेंजिंग, बट एवरेज मेच्योरिटी जनरली 5 years. इट कैन गो अप टू 10 years. मतलब RBI विल नॉट अलाउ कि आप 6 महीने का एक बहुत बड़ा लोन लो, क्योंकि क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो फ्लक्चुएट होती है. करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है, बट RBI वुड नॉट लाइक RBI की जो अभी की पॉलिसी है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की, वो मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी 3 year 5 years स्टिपुलेट करती हैं. फिर भी क्योंकि अब टॉपिक मेरे दिमाग में आ गया था, तो RBI शॉर्ट टर्म में रीपेमेंट अलाउ नहीं करती. उसको फायदे क्या हुआ, अल्टीमेट पर्पस इज टू गेट द सोर्स, इंटरनेशनल सोर्स ऑफ कैपिटल. अब आप लेके आए 2 महीने में या फिर 15 दिन में या फिर 1 महीने में पे कर रहे हो, देन द इंडियन FX मार्केट, क्योंकि आपको जब एक्चुअली जब आप लोन लेके आओगे तो आप उसको डॉलर को कन्वर्ट करोगे INR में. इंडिया में थोड़ी ना डॉलर चलता है. और जब आप पे करोगे तो फिर आप INR को डॉलर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि उसको तो डॉलर में चाहिए. तो मार्केट हिल जाती है. यूरो बॉन्ड सेम कहानी. ये बेसिकली डिफरेंट करेंसी हो गई ये सारे. ये USD में भी हो सकता है, किसी भी करेंसी में हो सकता है. आपके मॉड्यूल में ये लिखा होगा कि ये ज्यादातर डॉलर करते हैं, जो मार्केट बड़ी वही करती है. बट ये सिंडिकेटेड बैंक लोन फॉरेन करेंसी की किसी भी करेंसी में हो सकते हैं. ठीक है, कोई भी इंडिया की बाहर की करेंसी है, सिंगापुर डॉलर है, मलेशियन रिंगिट है, यहाँ पे पैसे होंगे वही देगा ना. चाइना से बहुत सारे लोन आ रहे थे, अनिल अंबानी जी ने चाइना से ही लोन लिया था सारा. पहले उसने बहुत पावर सेक्टर फंड किया था. US आते ही आता है, यूरोप से बहुत लोन आता है यूरो में, इवन ब्रिटिश पाउंड का भी लोन आता है, वहां पे भी फाइनेंशियल बैठे हुए. ठीक है, अब आ गया फॉरेन बॉन्ड्स. तो वही कहानी है, इसमें अपने बोरोवर एंड सोल्ड द कंपनी दैट करेंसी. तो बेसिकली बॉन्ड्स और बैंक लोन में डिफरेंस क्या होता है. बैंक लोन एक बैंक देता है, बॉन्ड्स में इन्वेस्टर पैसे लगाते हैं. इसमें थोड़ी सी जो लाइजनिंग है वो थोड़ी ज्यादा होती है. लाइजनिंग का मतलब एज आई टोल्ड यू, IM बनाना, OM बनाना. borrowed and sold at the country of that country. Bonds are subject to the restriction and are placed. सेम ही कहानी है. I'm sorry guys, मैंने थोड़ा जल्दी करा दिया इसे, but I know you guys know. यूरो कमर्शियल पेपर्स शॉर्ट टर्म हो गए. अब बोले जैसे अभी तो आपने बोला था कि RBI अलाउ नहीं करता, शॉर्ट टर्म में इसके फिर अमाउंट पे भी वो होगा लेस देन 1 year, बट एज पर RBI फिर ये अमाउंट भी कम होना पड़ेगा, 50 million और सो, और वट एवर इज द प्रेवलेंट RBI रेगुलेशंस. क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी आप क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट मतलब बेसिकली बॉटम लाइन क्या है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे शायद, हाँ ये भी पढ़ने जा रहे हैं सॉवरेन फंड वगैरह.
सोर्स कई तरीके के हो सकते हैं। प्राइम सोर्स क्या है कि उसने डायरेक्ट इक्विटी दे दी आपको, यहाँ पे भी अलाउड थी, ऑटोमेटिक रूट में, अप्रूवल रूट में। अगर नहीं दी तो उसने एफसीसी भी दे दिए, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड, ईडीआर जीडीआर दे दिए, जिसमें आपकी इंडियन कंपनी के शेयर्स एक अंडरलाइन इनर एसेट्स हैं, द होल्डर्स में और इशूअर में, they both have the options to convert the bonds basis जो भी आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया इन लाइन विद द आरबीआई रेगुलेशन। थर्ड आ गया, प्योर आपने बैंक लोन ले लिया, इंटरनेशनल बैंकों से सिर्फ बैंक लोन ले लिया डायरेक्ट, जो हमने पढ़ा मल्टीनेशनल एजेंसी से लोन ले लिया आपने। फोर्थ, आपने प्योर डेट बॉन्ड इशू कर दिए। अब बैंक लोन में अपने बैंक से पैसा लिया, वो बैंक आगे पब्लिक से ही लेता होगा, बट बॉन्ड्स में इन्वेस्टर, और दैट इन्वेस्टर्स आर जनरली आल्सो द बिग बैंक्स एज वेल। तो बैंक्स हो गए, वहाँ के जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड होते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो पैसा लगा देती हैं। अब एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर गिफ्ट सिटी। उससे पहले मैं आपको ये एक स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ। आई हैव गॉट द स्कैनर। अगर आप देखोगे तो 2024 लिखा है, 23 ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, उसको लिखिएगा फॉर नवंबर 2024। 23 तो सिलेबस का नाम है। सारे क्वेश्चन करेंगे, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सबको हम सॉल्व करें, क्योंकि एक बार सॉल्व कर लिया, आई एम टॉकिंग फ्रॉम ए जनरल पर्सपेक्टिव, तो फिर वो वीडियो सेव ही रहेंगे यूट्यूब पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एफएम नहीं बदलने वाली है, टैक्स नहीं है, थोड़े से आरबीआई के रूल चेंज होंगे, फेमा के रूल चेंज होंगे, थोड़ी बहुत कंपनी लॉ चेंज होगा। बेसिक जो पैसा मैनेज करने के तरीके हैं, एफएक्स का एक दो नए प्रोडक्ट आ जाएंगे, किसी प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, बट 60-70% ऑफ द सिलेबस विल रिमेन सेम। ठीक है, ओके, गेटिंग बैक टू द स्क्रीन। अब लाइक जैसे आईएफसी नया आ गया, ये पिछले 3-4 साल की डेवलपमेंट है। अब आईएफसी क्या होता है गैस? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। अब इस टॉपिक को थोड़ा धीरे पढ़ते हैं, अभी तक थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा हमने, अब इसको थोड़ा सा धीरे पढ़ेंगे, ज्यादा धीरे भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर इज अ फाइनेंशियल सेंटर दैट केटर्स टू द नीड ऑफ द कस्टमर आउटसाइड देयर ओन जुरिसडिक्शन। तो बॉटम लाइन में आपको हिंदी में समझा देता हूँ पहले। ओन लैंड बट इन डिफरेंट सेट ऑफ रेगुलेशन। तो हर कंट्री ने क्या किया, क्योंकि आपको पता है नाउ द वर्ल्ड इज इन अ वे बिग विलेज, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। दिस टॉपिक और दिस चैप्टर इज ऑल्सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो अगर आपको यूरोप से पैसा लेना है, यूरोप की किसी कंट्री से, अगर आपको जापान से पैसा लेना है, अगर आपको यूएस से पैसा लेना है, तो आपको वहाँ के बैंकों से या फिर वहाँ के यहाँ पे जो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव उनके थ्रू डील करना होता है। बट अल्टीमेटली द डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपने लोन करना है तो लोन एग्रीमेंट, अगर आपने कोई इक्विटी करना है तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके इशू होंगे, बॉन्ड्स वगैरह, वो सब आपके उस पर्टिकुलर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में होते थे। आपका जो पैसा एक्चुअली मूव करेगा फॉरेन कंट्री से यहाँ पे मूव करेगा। अब क्या किया हर कंट्री ने, मेजॉरिटी तो नहीं बोलूंगा बट जो बड़ी कंट्रीज है, बिग कंट्रीज, बिग मार्केट बोलूंगा, बिग मार्केट ऑब्लिक कंट्रीज ही कर देता हूँ, कंट्रीज, इन्होंने उस कंट्री, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करते हैं, इंडिया, एक इन्होंने छोटा सा आईएफसी बना दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। So broadly speaking, IFC is a hub that deals with flow of funds, financial products and financial services in own land, means India में, but with different set of regulation। तो इस पे इंडिया की रेगुलेशन नहीं लगेंगे, इस पे फॉरेन करेंसी, ये मान लो कि एक फॉरेन कंट्री ही है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज, फॉरेन इंडिया के बाहर है, ठीक है। जैसे एसईजेड का कंसेप्ट होता है ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या करते हैं, तो ये फाइनेंशियल एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वहां से जो भी चीज आप लोन लोगे तो दैट विल बी कॉल्ड अ फॉरेन लोन। बेनिफिट ऑफ आईएफसी क्या होता है पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग द आईएफसी, मेजर बेनिफिट्स आर अपॉर्चुनिटीज फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल वर्किंग आउटसाइड इंडिया टू कम बैक। आई डोंट नो कितना इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, बट कुछ लोगों को होता है कि हमें इंडिया से बाहर काम करना है, भाई ये आईएफसी नो इंडिया से बाहर। ये प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल टू परस्यू ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। भाई आप, अभी इंडिया का जो आईएफसी है वो अहमदाबाद गुजरात में बना हुआ है, ठीक है, एक सेंटर बन गया पूरा वहाँ पे, उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी बैंक थे सबने अपनी ब्रांचेस खोल ली, इट्स अ बिग हब।
बट वहाँ पे आपके क्योंकि वो सारा IFC है तो वहाँ पे हर तरह के फॉरेनर ही ज़्यादा मीन रिप्रेजेंटेशन तो सबका ही होता है, तो वो बन गया। पहले बीच में अभी हम पढ़ेंगे दुबई में बहुत कुछ बन रहा था तो हमने भी अपना बना लिया। तो जो लोग जो बाहर जाके काम करते थे, बाहर के लोगों के बाहर के लॉज में बाहर के सिस्टम में डील करते थे, वहाँ पे कोई लिटिगेशन होगा IFC में, दैट विल बी ट्रीटेड एज पर UK लॉ और इंग्लिश लॉ। सो स्टॉप ब्रेन ड्रेन, मुझे नहीं पता था इतना बेनिफिट है। तो IFC खुलने से आप सब इंडिया में ही काम हो जाएगा जो फॉरेन का होता था। ब्रिंगिंग बैक दोज फाइनेंशियल सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है टू मी। Bringing back those financial service transactions presently carried out abroad by overseas financial institution entities और branches subsidiaries of the Indian। So basically मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज होती थी जो इंडिया में है ही नहीं। अब सिंपल सा एग्जांपल है यार, आपको एक फॉरेन करेंसी का बॉन्ड इशू करना है, ठीक है? तो वो इंडिया में कैसे करोगे आप वो या तो सिंगापुर में लिस्ट होता था, या वो लग्जमबर्ग में लिस्ट होता था, फ्रैंकफर्ट में लिस्ट होता था। तो आपको कैसे पता सर? बस पता है ठीक है। दुबई में भी अब नया एक IFC खुलने की कोशिश चल रही थी। अब उसके जो कोई भी आप फॉरेन करेंसी का लोन या डॉक्यूमेंट कुछ आप रेज करते हो, उसमें बहुत सारे रिलेटेड एक्टिविटीज होती है। पेइंग एजेंट कौन होगा, ट्रस्टी कौन होगा, उसकी सर्विसिंग कौन देखेगा, उसकी लिटिगेशन कैसे मैनेज होगी, तो वो सारी चीजें अब इंडिया में भी हो सकती हैं। तो ब्रिंगिंग बैक दोज फाइनेंशियल सर्विस ट्रांजेक्शन जो करती इंडियन ही पार्टी थी, पैसा सब इंडिया का ही लगता था, ठीक है? लोन आ रहा है बट लोन तो वापस भी जाएगा, इक्विटी आ रही है तो जो भी उसकी सर्विसेज चार्जेस तो बाहर जा रहे थे, वो सब अब इंडिया में भी रुक सकते हैं। तो वेरियस सर्विसेज विच वर आउटसाइड इंडिया विल बी ब्रॉट बैक। ट्रेडिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल डेरिवेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। एज आई टोल्ड यू एंड एज यू नो, आप भी जब आप बड़े हो जाओगे, जब CA बनोगे, तो अपने प्रोफाइल में क्या लिखोगे? व्हाट यू विल राइट? स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, स्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने उसको ये सेटिंग करा के ऐसे करके डील करवा दी। तो ऐसे ही बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते थे, डेरिवेटिव इज अ वेरी सिंपल टर्म, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और समथिंग, वो भी अब इंडिया में डील होने लग जाएंगे। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ IFC में होता कौन कौन है? एक तो हाईली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि आप ग्लोबल लेवल की एक्टिविटीज वहां पे करने जा रहे हो, मल्टीनेशनल लेवल की एक्टिविटीज होने वाली है, तो आपका जो बैंक है, सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो ग्लोबल होना चाहिए। एंड जनरली दे हैव टू बी 24/7 आई गेस, क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब आप कर रहे हो। एंड आई हैव हर्ड, मेरे बहुत सारे दोस्त, बैंकर दोस्त गुजरात में गिफ्ट सिटी में काम कर रहे हैं, एंड दे कम एंड टेल अस इट्स 24/7। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अगर आपको IFC सेटअप करना है किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो स्टेबल पॉलिटिकल, आपने कर लिया सेटअप, सब कुछ अपने लॉ लॉ कर दिया, बट लोगों को पता है पाकिस्तान अभी सेटअप करेगा, IFC को जाएगा उसके यहाँ पर? श्रीलंका करेगा, कोई जाएगा? मीन्स आपका एक देश बड़ा होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए एटलीस्ट पॉलिसी वाइज। गवर्नमेंट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं होगा कि अभी कल कांग्रेस कल तो नहीं आएगी, अगर सपोज 2027 भी, 29 में अगर कांग्रेस आ गई, तो एकदम से सारे फाइनेंशियल डिसीजन चेंज नहीं करेगी वो। एटलीस्ट जो ये IFC वगैरह के बने हैं, या जो भी मार्केट डेवलप हो गई, क्योंकि देर इज सम सॉर्ट ऑफ मेच्योरिटी नाउ। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और लोकेशन क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत होगा, तो इंटरनेशनल आना जाना, इंटरनेशनल बैंकों के ब्रांचेज एंड ऑल दैट सब करना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। The quality of life of the center should be as good as in highly paid professional from own country. So basically हम बाहर बहुत सारे जो प्रोफेशनल जाते थे, वो क्यों जाते थे? क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है यार, वेदर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एमिनिटीज अच्छी है, तो यहाँ पर भी होनी पड़ेगी उस एरिया में। बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब, ही इज नॉट सीइंग द कॉन्स्टिट्यूएंट विद रिस्पेक्ट टू जो होना चाहिए, मतलब दीज आर डिजायरेबल कंस्टिट्यूएंट्स। अदरवाइज तो पैसे ही है भाई, आप किसी को मतलब पैसे दे रहे हो तो वो आप अब दुबई की क्वालिटी ऑफ लाइफ आई डोंट नो, बाकी सब ठीक है, मौसम तो थोड़ा है ही हार्श वहाँ पे, ठीक है? चलो एनी हाउ, रैशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, rational legal regulatory framework is another prerequisite of the international financial center, as it should be fair and transparent. तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए इसका। सस्टेनेबल इकोनॉमी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप IFC बोल के बैठे हो, आपकी अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे?
आगे हम गिफ्ट सिटी की इतनी देर से बात कर रही थी, रहा नहीं जा रहा था। गिफ्ट सिटी इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर to compete with its rival financial services centers situated in Dubai and Hong Kong, and even I will say to some extent a large extent in Singapore. इंडिया ने भी अपना दुबई में गुजरात में IFC खोल लिया है. The main motive of setting up IFC in India was to retain the financial services business. As I was trying to explain, छोटी छोटी चीजें रूटिंग ट्रांसफर ये सब उधर जा रहे थे यार, क्यों करना है इंडिया का, और रूटिंग का जो रेफरेंस होता है उस पर्टिकुलर कंट्री से इतने $1 billion मूव है. Since foreign investors normally remain hesitant to get registered in India, gift city हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब फॉरेन कोई पैसा लगाने के लिए कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, कोई म्यूचुअल पेंशन फंड है वहां का, या कोई बड़ा हाउस है बिजनेस हाउस, उसको इंडिया में आके रजिस्टर करना पड़ता था इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से. गिफ्ट सिटी मतलब वो इंटरनेशनल सेंटर है, वो अपनी ही देश की अपनी मतलब वो उसको इंडिया में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात है. दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इनटू आवर एमसीए एटसेट्रा. आई डोंट नो हाउ द लॉ विल प्रिवेल, दैट अभी तो नहीं लग रहा. ठीक है. और मल्टी सर्विसेज अप्रैल 2015 में खुला था, बट अब फुल फ्लैज चल गया है. नहीं, इसने 2016 में प्रोवाइड किया था. नाउ आई थिंक 2017 में ये थोड़ा बहुत अब काफी चलने लग गया, थोड़ा बहुत या काफी जड़ डिसाइड कर रहा हूँ. ठीक है. इसने अपना एक वो भी खोल लिया है, एक इसने अपना इंडिया आईनिक्स होली ओन सब्सिडी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसने अपना एक इंटरनेशनल एक्सचेंज भी खोल लिया है. अगर कोई गिफ्ट सिटी में, लाइक पहले हम अमेरिकन जेडीआर करते थे, या कुछ भी जो वैसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो ट्रेड होते हैं फॉरेन कंट्रीज में या फॉरेन एक्सचेंज में, तो गिफ्ट सिटी के एक्सचेंज पर भी वो ट्रेड हो सकते हैं. देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आपको शायद चीजें समझ में नहीं आ रही, बिकॉज आई जस्ट हर्ड अ वेरी सीनियर टीचर, आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले, जो चीज आपने की नहीं होती ना वो आपको समझ में नहीं आएगी. तो मेरा सजेशन यही रहेगा, और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं भी ये कर रहा हूँ, अगर कोई भी फंडा मुझे सिर्फ थर्टिकल समझ में आ रहा है तो आप उसको फटाक से गूगल कर लो. आई नो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट एक बार करने से आपको एक जो ब्रॉड पिक्चर समझ में आ जाएगी, तो आपको थ्योरी आसानी से समझ में आएगी. ज्यादा लंबा नहीं करना, 3 घंटे का उसमें मास्टरी नहीं करनी भाई, थोड़ा सा 5 से 7 मिनट वाला वीडियो देख लियो. So GIFT IFC provides very competitive cost of operation, international arbitration, moving towards unified regulatory mechanism. तो अब ये एक ओवरऑल, क्योंकि अब यूनिफाइड का मतलब उस पर्टिकुलर गिफ्ट सिटी में हर तरह के लॉज चल रहे हैं विच आर नॉट इंडियन लॉज. सो उसको अब देखते हैं क्या करेगा ये. और गिफ्ट सिटी इज अ न्यू फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी गेटवे ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड. जो भी वर्ल्ड होगा वो दे विल प्रेफर कि वो वहाँ के थ्रू इंडिया में ट्रेड करें. एक्सचेंज कंट्रोल कैन नॉट अप्लाई, सो फेमा इज नॉट एप्लीकेबल. इंडिया में फेमा बड़ा क्रिटिकल होता था. फेमा के रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर पॉलिसीज एंड फेमा का जो प्रिवेंशन एंड कंप्लायंस, सो गिफ्ट सिटी के जो भी एंटिटी सेटअप होंगे उस पर फेमा अप्लाई नहीं होगा. Hence, with these development, more and more financial institutions are setting up businesses in the gift city. Will pay reduced taxes. I don't know as valid for economic. काफी कुछ टाइम के लिए होगा, बट ज़्यादा टैक्सेज में तो ज़्यादा बेनिफिट आई विल नॉट बी हैप्पी टू गिव. कैन easily offer foreign currency loans to Indian companies and foreign firms. ठीक है. सॉवरेन फंड, अब ये क्या होता है जी? सॉवरेन का मतलब होता है, शॉर्टकट में बोले तो गवर्नमेंट. देखो बड़ी जो इकोनॉमीज हैं इंक्लूडिंग टू लार्ज एक्सटेंट इंडिया, इनके गवर्नमेंट के अपने फंड होते हैं. कोई जरूरी नहीं है कि सारा जो पैसा है वो, या जो लोन है वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर दे, या जो इक्विटी है वो सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टर दे. गवर्नमेंट्स भी, क्योंकि कुछ एक ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं, कुछ एक ऐसे प्लान्स होते हैं. अब बोलो कि भैया इसरो कोई प्राइवेट सेक्टर, यूएस में बंदा सेटअप कर रहा है, बट यूएस गवर्नमेंट भी कर रही है. आपके बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें गवर्नमेंट को पैसा लगाना ही पड़ता है, प्योर गवर्नमेंट को. अब गवर्नमेंट अपना पैसा हर जगह लगाए, इससे अच्छा गवर्नमेंट ने भी अपना फंड बना लिया. सॉवरेन वेल्थ फंड, बाहर तो बहुत है क्योंकि वहाँ पे पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं. तो कनाडा में, यूएस में, मैनी यूरोपियन कंट्रीज, उनको पेंशन का पैसा एकोमुलेट होकर पड़ा हुआ है, इंश्योरेंस का इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट का अपना जो प्रॉफिट होता है वो पड़ा हुआ है. तो वो एक फंड भी एक सोर्स है. आवर मेन चैप्टर वाज इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. तो सॉवरेन फंड से पैसा कैसे लोगे? This money generally derived by the government from the country's own surplus reserves.
Sovereign wealth will provide for the benefit of country's economy and its citizen. उनका main purpose तो यही होता है. Since it is created by the government on a legal basis, carries government to government. You know, government to government इसकी policy जो भी the legal basis of sovereign funds can be constitutive law. कई बार law ही prescribe कर देता है कि हर government को एक particular type का fund बनाना है. Fiscal law, fiscal policy कि भैया हमें कुछ एक इन्वेस्टर को बचाने के लिए सेबी को कभी कोई ज्यादा डिस्टर्ब ना हो तो एक अपना फंड होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए बन जाता है कई बार, या कॉन्स्टिट्यूशन से बन जाता है कंपनी लॉ. ठीक है. पॉपुलर सॉवरेन फंड्स आर बजटिंग एक्सेस, फॉरेन करेंसी ऑपरेशंस, मनी फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स. सो जो भी उनके पैसे आते हैं प्लस ये 7-8 जो चीजें हैं, 7-8 चीजें दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपका कोई एक्सेस बजट है तो उसको बनाने के लिए आपने सॉवरेन फंड बना दिया, उसको कहीं पार्क किया. फॉरेन करेंसी ऑपरेशन, अब आपकी देश में इतने सारे फॉरेन करेंसी ऑपरेशन होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए, डील करने के लिए आपने एक अपना फंड बनाया हुआ है जो उसमें आपका डायरेक्टली उस चीज़ों को डील करता है. मनी फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन, अगर प्राइवेटाइजेशन भी आपका आएगा तो आप क्या करोगे, एक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करना चाहते थे बट जो पैसा आया उसको आप किसी और सेक्टर में लगाओगे. जनरली SWFs are created with targeted purposes. This is also very important. I think largely this shall be. Some countries have created GDF like venture capital. वैसे तो targeted होता है poverty eradication या कुछ innovative medical and all that stuff. But जो venture capital बनाए हैं for private sector वो कैसे हैं, जैसे इंडिया ने बना रखा है अपना अटल जो भी योजना जिसमें आप स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं. ठीक है. अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन. ठीक है. सो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, डाइवर्सिटी फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल, ये पावर सेक्टर को बचाने के लिए, मॉनेटरी अथॉरिटीज को अनवांटेड लिक्विडिटी पोजीशन सप्लाई से बचाने के लिए, सेविंग होगी उसको संभालने के लिए, इंश्योरिंग सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ ऑफ टारगेट कंट्रीज. Like any other type of investment fund, sovereign funds can have their own objective, risk tolerance, etc. देखो मैं इतना डिटेल में, देखो स्टेबलाइजेशन ऑफ फंड, पब्लिक बेनिफिट पेंशन रिजर्व, रिजर्व इन्वेस्टमेंट फंड, स्टडी डेवलपमेंट, तो ये सारे सॉवरेन वेंट्स के टाइप हैं. टाइप का मतलब कहाँ कहाँ पे वो आगे पैसे को इन्वेस्ट करेगा. तो ब्रॉडली गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, we were studying international financial management. Under that we are studying international financial sources. सबसे पहले आपने पढ़ा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, फिर आपने पढ़ा ADR GDR, फिर आपने पढ़ा यूरो कन्वर्टेबल, कुछ तरीके के कन्वर्टेबल बॉन्ड, फिर आपने पढ़े प्योर बॉन्ड. बॉन्ड का मतलब होता है लोन, इंडिया में उसको NCD भी बोल देते हैं. NCD का मतलब नॉन कन्वर्टेबल वेंचर. सो आप इसको कह लो कन्वर्टेबल बॉन्ड, नॉन कन्वर्टेबल. नॉन कन्वर्टेबल कोई वर्ड होता तो है बट प्राइमरली दे आर कॉल्ड सिंपल बॉन्ड, प्योर बॉन्ड. फिर आपने पढ़ा बैंक लोन, फॉरेन बैंक से लोन ले लो. फिर आपने पढ़ा बॉन्ड में इन्वेस्टर करते हैं, बैंक में बैंकर्स करते हैं, बैंकर के पीछे जनरल पब्लिक ही होती है जनरली, बट दैट्स ओके. उसके बाद फिर आपने पढ़ा IFC. IFC में आके ब्रांचेस खोल के भी आप फॉरेन करेंसी का पैसा इंडिया के बिजनेस में, इंडिया की इकोनॉमी में ला सकते हो. IFC इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर विद इन इंडिया, बट technically for all practical purposes that's not in India. And then we are studying sovereign funds. सॉवरेन फंड्स का मतलब होता है बाहर की सरकारों का या इंडिया के लिए इंडिया की सरकार का फंड. अब बाहर के लिए तो इंडिया ही पैसा फॉरेन कैपिटल देगा अगर आप इंडिया में बैठे हो. देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बाहर की सब्सिडरीज को भी, या किसी अपने MNC ज्वाइन कर लिया तो आप दुबई में बैठ के, सिंगापुर में बैठ के भी फॉरेन कैपिटल लाओगे. तो इंडिया के भी मैंने इसीलिए आपको AIM में भी समझाया था, अटल इनोवेशन फंड. सो फंड्स के टाइप क्या होते हैं, जनरली strategic development is one of the main type. Various type of sovereign funds, public pension fund, state sovereign wealth enterprise. ये enterprise बना के दे देगा आपको. The management, अब एक नया लास्ट चैप्टर रह गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटल का. इट इज लाइक इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. हमने इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग को पढ़ा था. आप बोलोगे सर पढ़ा क्या था आपने, तो टाइम पास कर रहे थे. अरे भाई सेम चीज वही होती है, सिर्फ 3-4 चीजें नहीं. एक्सचेंज आएगा, टैक्सेशन आएगा, ब्लॉक फंड्स आएंगे, कंसोल लेवल पे चीजों को देखना है, बाकी तो IR डिस्काउंटेड आपको पता ही है. अब आ जाते हैं इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. सो वही कहानी घुमा फिरा के मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ. बार बार आपकी तारीफ करूँ वो भी अच्छी बात है, बट चलो एक बार मैं कर देता हूँ. आप छोटे मोटे इंसान नहीं हो, आप क्या हो, एक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को मैनेज करने जा रहे हो. कहीं पे दिया है कैपिटल, ये सब इंस्टीट्यूट ने लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो हकीकत भी है.
ठीक है। सो द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल फर्म इज मोर कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि एमएनसी आप खुद ही पता है, एमएनसी हैव फंड्स फ्लोइंग इन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। आप एक दुबई में बैठे हो, आपकी जो कंपनी है या जो आप बहुत सारे अलग अलग तरीके की एंटिटीज को मैनेज कर रहे हो, तो डिफरेंट फॉर्म से आपको पैसा आ रहा होगा, चाहे वो लोकली आ रहा हो या ग्लोबली। ऐसा नहीं है कि दुबई में बैठा, इंडिया में बैठ के भी ऐसा हो रहा है। सो ये आ गया पॉइंट। टैक्स रेट में वेरी, इंटरेस्ट एंड टैक्स रेट ऑफ कंट्री टू कंट्री में वेरी। और ट्रेजरर, दैट वाज द वर्ड व्हिच आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड। ओहो मेरे दोस्तों, सॉरी मेरे भाइयों, मेरी स्क्रीन, मेरी शक्ल देखते रह गए आप, ये सब नहीं देखा आपने। आईएफसी का देखा था, नहीं देखा था? मेरे ख्याल से आईएफसी का देखा होगा। चलो, सो इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल, आई वाज जस्ट टेलिंग यू, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। व्हाई? बिकॉज यू नो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। देखो डोमेस्टिक में एक ही आएगा, आईएनआर आते रहेगा, या फिर एक तरीके को होगा। इंटरनेशनल अगर आप कोई एंटिटी मैनेज करो, देखो बहुत सारी कंपनियां इंटरनेशनल हैं। यू मे बी पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप विच हैज इंटरनेशनल प्रेजेंस। Many of the Indian countries companies are international. They're truly MNCs. And believe me or not, आप इंडिया में बैठ के 20, 25, 30 जुरिडिक्शन का पैसा, लॉ, रेगुलेशन मैनेज कर रहे होगे। ठीक है। सो अब हम आगे ट्रेजरर। सो ट्रेजरर एसोसिएटेड विद मल्टीनेशनल फर्म। ट्रेजरर का मतलब जो फाइनेंस को मैनेज कर रहा है, जो मेन बंदा है। सीएफओ अगर मैं बोल दूंगा तो सीएफओ के पास 10 काम और होते हैं। जो ट्रेजरर है, ही इज प्राइमरीली एंड मेनली जो पैसे को मैनेज कर रहा है। A treasurer associated with multinational firm has to consider the interest tax rate differential while financing current asset. तो बेसिकली आपको अगर अपने करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए लोन चाहिए, टैक्स भी बढ़े, तो आपको डॉलर का लोन मिल सकता है सिर्फ 5% पे, आईएनआर का लोन मिल रहा है 10% पे। 5% को अगर मैं हेज करके पूरा वो क्लियर कर दूं तो सिर्फ 2% की कॉस्ट आ रही है, तो ये 7% पे हो गया। अब लोग 2% का उसको हेज कर दिया, एफएक्स रिस्क खत्म कर दिया। हैविंग सेड, आपको टैक्स भी तो देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब ये 7% आप उसको पे करने जाओगे तो यहाँ पे आपका एडिशनल WHT लग जाएगा 20% के रेट से, तो भी 8.4 हुआ, फिर भी ये बेटर, बट यू शैल नो। ठीक है। मल्टीनेशनल फर्म इज कन्फ्रंटेड विद द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। वही कहानी घूम फिर के आएगी, बट मैं पढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बोला था, एक बार मेरे साथ पढ़ लोगे, आगे आपको पढ़ना आसान होगा। नोट सारे पॉइंट वाइज मॉड्यूल में सेव है, आई मीन टी ड्राइव पे अवेलेबल है, लार्जली मॉड्यूल ही है। मैं इन सारे नोट्स का पीडीएफ एक फुल फ्लेज भी एक हफ्ते में डाल दूंगा, सो दैट चैप्टर वाइज, पॉइंट वाइज आपको बार बार मल्टीपल पीडीएफ रेफर ना करने पड़े। इन कंट्री विच ऑपरेट इन द फुल कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी, तो ये एक नया कंसेप्ट आ गया है कि उन पर्टिकुलर कंट्री में सब कुछ, एवरीथिंग इज फुल्ली कन्वर्टेबल, बट अभी इंडिया ने इसको अभी नहीं फॉलो किया, तो वहाँ पे आपको रिसोर्स को मैनेज करना मुश्किल होगा। मल्टीनेशनल कैश मैनेजमेंट, देखो वर्किंग कैपिटल के 3 पार्ट क्या होते हैं। वर्किंग कैपिटल कौन बताएगा? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, कैश। कैश इज पार्ट ऑफ वर्किंग करंट एसेट्स ओनली। अगर सिर्फ आप डोमेस्टिक करते तो कैश मैनेजमेंट की इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, थोड़ी बहुत होती बट इतनी बड़ी ना होती। ओके, सो एमएनसी आर वेरी मच कंसर्न फॉर इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट। अभी कैश मैनेजमेंट क्या होता है भाई? जो आपके पास आइडियल कैश पड़ा हुआ है, उसको आप यूज कैसे कर रहे हो, आप उसको इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, आप कैश से कैश कैसे जनरेट कर रहे हो। सो एक्यूरेट एंड टाइमली फोकस ऑफ द कैश फ्लो इज इंपॉर्टेंट। एफिशिएंट मैनेजिंग ऑफ द कंट्रोलिंग कैश, अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। देखो कैश को मैनेज करने के दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। जितना कैश चाहिए उतना होना चाहिए, जब पेमेंट करनी हो अवेलेबल होना चाहिए, और जो कैश रखा हुआ है आपके पास रिटेन्ड है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा? या तो किसी और बिजनेस में दे दो जहाँ पे चाहिए, वहाँ पे लोन मत लो या कैपिटल मत लो, या फिर आप इसको किसी पर्टिकुलर आरओआई पे, विच इज मार्केट सुटेबल लिक्विड से, वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो। ठीक है। तो पहले को बताने के लिए कि भाई एफआई का कंट्रोल ठीक होना चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल प्रोजेक्शन वो हर जगह है, वो डोमेस्टिक में भी इंटरनेशनल में भी। द लेटर ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग मनी अवेलेबल एज एंड व्हेन नीडेड, मिनिमाइजिंग द कैश बैलेंस लेवल। ज्यादा आप रखो ही मत,
जो आपका कैश एडिशनल है उसको इधर उधर जहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है उसको निकाल दो, और आपको एक अपना एक लेवल तो रखना पड़ेगा। इंक्रीजिंग द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑफ द फंड दैट कैन बी इन्वेस्टेड। उसके बाद अगर आपको पता है कि मेरे पास सपोज 100 करोड़ रुपया 6 महीने रहने वाला है, तो आप उसको 6 महीने के टेनर में बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब अपना डाइवर्सिफिकेशन भी आपको करना पड़ेगा, आप उसमें इन्वेस्ट करो। खाली कैश अकाउंट में रख के कुछ नहीं मिलता। करंट अकाउंट आपको ही पता है, सेविंग अकाउंट में 2-3% मिलता है, करंट में तो 0 मिलता है। करंट होता है जो कोई भी बिजनेस हाउस होता है उसका जो मेन अकाउंट होता है, दैट्स कॉल्ड द करंट अकाउंट। लाइक जैसे इंडिविजुअल तो सेविंग से भी डील कर सकते हैं, कॉर्पोरेट के लिए करंट ही खुलता है। तो ये पता नहीं उस पर क्यों नहीं देते इंटरेस्ट, आइडली देना चाहिए बट नहीं देते। इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट रिक्वायर्स मल्टीनेशनल फर्म टू अधेयर टू द एक्सटेंट रूल रेगुलेशन। मतलब मैं बोल बोल के थक रहा हूँ भाई। अब इंटरनेशनल इंटरनेशनल वर्ड आ रहा है। भाई आपकी कंपनी का कुछ पैसा सिंगापुर में पड़ा, कोई दुबई में पड़ा, कोई इंडिया में थोड़ी ना एफडी करा दोगे आप। करा भी सकते हो, अगर कराओगे पहले बात तो फीमा को कंप्लाई करके आप लाओगे, फिर जो बचेगा पैसा या जो रह गया उस पे आपका एफएक्स रिस्क क्रिएट हो जाएगा अगर आपने करेंसी चेंज कर ली तो आपको देखना पड़ेगा। रेलेवेंट फॉरेक्स मार्केट, देखो आपको एक बार इसको पढ़ के 7 से 8 पॉइंट बनेंगे, जो बनेंगे यही एफएक्स वगैरह आपको एग्जांपल में जब अभी प्रैक्टिकल एक दो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। A host of factor curtails the areas of operation। अब देखो आपने बोला इंटरनेट में इक्विटी ले आता हूँ, भाई इक्विटी अलाउ होनी चाहिए एफडीआई से, मैं वापस भेज देता हूँ अपनी पेरेंट कंपनी को, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ब्लॉक फंड पड़े हुए हैं। तो इन सबको मैनेज करना, क्योंकि सर आपकी पढ़ा तो रहे, बता क्यों नहीं रहे भाई। मैं बता तो तभी देता जब मेरे को स्पेसिफिक केस होगा, जब मुझे पता होगा कि आपका जो पैसा ब्लॉक हुआ है, आपका और एवेन्यूज क्या है, क्या आपका उसी कंट्री में दूसरा प्रोजेक्ट है। ब्लॉक का मतलब ब्लॉक फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ इंडिया या फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। तो then depending upon those circumstances we can make a plan। मैनेजर हैज टू प्लान बिफोर ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ, ये बिल्कुल सही है। आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें, जैसे कि अभी कोई कंट्री सपोज लंका से डील करने जा रही है, या बांग्लादेश से डील करने जा रही है, या नाइजीरिया से डील करने जा रही है, जहाँ पे एफएक्स की शॉर्टेज है, उन कंट्रीज के पास अपना से, नाइजीरिया तो अच्छा है वैसे, 1 या 2 महीने के ही फॉरेक्स रिजर्व में, 1-2 महीने का रिजर्व मतलब कंट्रीज को भी तो अपने लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। उन इंपोर्ट के सिर्फ तो आपने अपने अगर पैसा डाल दिया तो रुक जाएगा। कैसे पता आपको? उस कंट्री के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए, जहां पे रहते हो आपको पता होता है। सबको लग रहा था कि मोदी के 400 पार होंगे, बट चलो एनडीए की सरकार तो बन गई, 300 के आसपास आ गई है जो भी है, 310 बन गई या वट, स्टेबिलिटी है, एक थोड़ा सा एटमोस्फेयर पता होता है। इवन इंटरनेशनल कंपनीज को या इंटरनेशनल इन्वेस्टर को पता था अगर सपोज कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है बट रुकता नहीं। और उसकी ब्यूरोक्रेसी, उसके पब्लिक का नेचर, उसकी स्टेट गवर्नमेंट का नेचर, उसकी जो आई मीन उसके जो भी ब्यूरोक्रेट्स का नेचर, उसकी हायरार्की, उसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट आर करेंसी एक्सपोजर को वही चलो ये पांचों मिले गए। करेंसी एक्सपोजर को मिनिमाइज करना, minimize the overall cash requirement of the company as a whole without disturbing much operation। कंपनी एज ए होल मतलब आपकी अगर 10 ब्रांचेज हैं तो हर ब्रांच का फोकस लेके तरीके से मैनेज करना। तो मिनिमाइज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये नहीं हो सकता कि आप कभी भेज रहे हो, कभी ले रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो उसके ट्रांजैक्शन में पैसा लगता है, बैंक फ्री में थोड़ी ना चल रहे हैं। तो मिनिमाइज कंट्रीज पॉलिटिकल रिस्क, अब इसमें कोई क्या करेगा मुझे नहीं पता, बट ये है एक ऑब्जेक्टिव है। To take advantage of the economies of scale as well as reap the benefit of superior knowledge, this is the important one। I will say अगर आप एक इंटरनेशनल एमएनसी में ट्रेजर हो, ट्रेजरी हेड हो, तो आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। आपका इंडिया में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट क्यों है? जब आप ला रहे हो तो 2-3 प्रोजेक्ट लाओ। आप दुबई में सिर्फ आपकी एक ही कंपनी क्यों है? अफ्रीका के आप सिर्फ एक जुरिस्डिक्शन में क्यों चल रहे हो? सो अगर आपका एक जगह पे सपोज वहां पे आपको एक कंट्री में आपको पैसा डालना है, पैसा नहीं डाल पा रहे, अपने दूसरी ब्रांच से कुछ वो कर दो यार, मतलब इन्वेस्ट कर दो। आपके इतने कनेक्ट है, आपको नया प्रोडक्ट बना दो, बाहर कुछ गारंटी थी, इंडिया में पैसा मिल गया। ये तो मैं रिवर्स बोल रहा हूँ। बट
अगर आपको पैसा लेके जाना था और उस पर रिस्ट्रिक्शन लग गई, उस पर टैक्स लग गया, आप इंडिया में किसी दूसरे बिजनेस में डाल दो, क्योंकि आपकी इकोनॉमी जो स्केल है, आपके इतने जेवीज हैं, आपके इतने पार्टनर्स हैं, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगी। और ये सब आपका रीप है, वर्ड इज रीप, क्योंकि आपको पता है मेरे इतने कनेक्ट हैं, तो आप रीप द बेनिफिट। A centralized cash management group is required to monitor. This is important. पेरेंट एंड इंटर क्योंकि हर एक जो ऑपरेशन वाला बंदा होगा वो कैश पे बैठने की कोशिश करेगा। सेंट्रलाइज टीम होनी चाहिए जो कि देखे कहाँ पे कैश एक्चुअली चाहिए या नहीं चाहिए, उसके प्रॉपर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, रिपोर्ट और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, कैश मोबिलाइजेशन के प्लान होने चाहिए, मूवमेंट इन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ऑपरेशन वाले बंदे का काम है फैक्ट्री चलाना, उसका काम कैश को बेस्ट कोई कंपनी डाल सकती है KRA में, बट देन वी विल हैव टू हैव एक्सपर्टाइज, नॉलेज एंड ऑल दैट स्टफ। सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प एमएनसी। ये देखो सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट के एडवांटेज आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, जनरली 4 नंबर का। टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। भैया फुल फालतू का कैश लेके मत बैठो, क्योंकि ये कैसे होगा भाई, टाइमली कैसे होगा? आपको पता है कि आपको ज्यादा कैश आ रहा है, आप उसको पार्क करो इधर। पार्क का मतलब डिविडेंड दो, आप लोन वापस करो, आप इक्विटी रेपेट्रिएट करो, ज्यादा कैश पे नहीं बैठना। टू मैनेज जुडिशियली लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। जुडिशियली इज द वर्ड, ये नहीं कि भैया फ्यूचर इज अनसर्टेन, मैं 1 साल का पैसा लेके बैठा हुआ हूँ। टू ऑप्टिमली यूज वेरियस हेजिंग स्ट्रेटेजीज सो एज एमएनसी फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर इज मिनिमाइज। दिस इज इंपॉर्टेंट। टू ऑप्टिमली, देखो एक होता है कि बंदा मैंने सब कुछ हेज कर डाला, हेज कम्स एट अ कॉस्ट। हेज का मतलब आपकी फॉरेन एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपने प्रोडक्ट किए। अब आपको 100 मिलियन देने थे 6 महीने बाद, आपकी एक दूसरी सब्सिडरी को 80 मिलियन रिसीव भी करने हैं, आपके ही अब आपको 80 मिलियन रिसीव करने हैं, आप उसको नेटिंग करोगे, आप कंट्री लेवल पे एक्सपोजर देखोगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी 2-3 कंपनीज हैं टॉप पे जाके, तो फिर वो एक ही है ना, तो पापा तो एक ही है। कंपनी लेवल पे भी देखो, बट सब कुछ देखो। टू एड सेंटर, सेंटर का मतलब ग्रुप ऑफिस, चेयरमैन ऑफिस, प्रोमोटर ऑफिस, जनरेट मैक्सिमम रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग ऑल कैश रिसोर्सेज। तो भाई अगर जो आपका ग्रुप ऑफिस है, अब रिलायंस 6 तरह की लाइन ऑफ बिजनेसेज में है अंदर सब्सिडी, तो ग्रुप ऑफिस को फायदा होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक सब्सिडी को। एक सब्सिडी को हुआ उस जुरिस्डिक्शन में टैक्स ज्यादा है, इट वाज बेटर कि आपने ग्रुप पे डाला, सपोज अपने टैक्स में 10 मिलियन देने थे, यहाँ पे आपको रिटर्न 3 मिलियन कम मिली, बट नेट आपको 7 मिलियन बच गए ना, और यहाँ पे आपको 140% टैक्स, वट एवर यू अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू से। सो आफ्टर ऑल कंसिडरेशन एट ग्रुप लेवल, सेंटर लेवल पर मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए। टू एड ग्रुप ऑफिस टू टेक एडवांटेज ऑफ मल्टीनेशनल नेटिंग विच आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इससे करेंसी एक्सपोजर भी कम होगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कम होगी। टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर प्राइस, या दिस इज द पॉइंट। सर इतना भी क्या खुश हो रहे हो इसमें? देखो सीधी सी बात है, अगर आप एक एमएनसी की वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहे हो, आपको दोनों कंट्री के टैक्स लॉज पता है, दोनों कंपनीज की वर्किंग कैपिटल सिचुएशन पता है, आपको आइडियली आपकी जो होम कंट्री है, सपोज इन दिस केस से जर्मनी है, तो जर्मनी में आप प्रॉफिट को एज इन ओपेक्स, जो आप डिजाइन दोगे उसमें क्या प्राइस मार्जिन फिट करना है, आर्म लेंथ से ऊपर हो सकता, देखो होगा तो आर्म लेंथ पे ही, बट कुछ एक चीजों का आर्म लेंथ होता नहीं है ना, डिजाइन, कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट फीस, डिविडेंड, वहां पे पास कर दो ताकि टैक्स एंड एफएक्स रिस्क आर मिनिमाइज्ड और मिटिगेटेड। टू एक्सप्लॉइट करेंसी मूवमेंट कोरिलेशंस, तो ये पेबल रिसीवेबल अगर आपको पता है कि यार अपनी घर की कंपनियां हैं या अपनी दूसरी कंपनियां हैं, तो उसको आप नेट कर दो, होल्ड कर लो, अभी आएगा नीचे। पूलिंग ऑफ फंड्स अलाउज रिड्यूस्ड होल्डिंग, पेबल और डिफरेंट। मेरे को लगता है मेरे को एक एक लाइन पढ़ानी चाहिए, बट यू आर सीए फाइनल स्टूडेंट, मैं ट्राई करूंगा कि एक एक लाइन का दोबारा लेक्चर बना दूं, बट अभी मोटा मोटा आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। कंसिडर एन एमएनसी विद 2 सब्सिडीज, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, इजी है। जो 2 सब्सिडीज पीरियोडिकली सेंड फीस, अब अगर उसको लगता है while the cash include subsidy include long term, ठीक है, सो कोई लोन लेती है, कोई फीस भेजती है, सब्सिडी परचेज सप्लाई फ्रॉम ईच अदर, दे हैव कैश फ्लो बिटवीन देमसेल्फ। तो क्वेश्चन कहाँ है भाई? तो पॉइंट ये था कि अगर आपको होल्ड करना है तो आप होल्ड कर लो किसी पेमेंट को, और अगर आपको जल्दी करना है, एक्सेलरेट करना है, तो आप एक्सेलरेट कर दो। आ गया ना? हाँ आ गया, ठीक है।
International cash management has two objectives: optimum cash flow management, investing excess cash. वही कहानी वापस आ रही है. There are a number of ways to optimize cash. Accelerate, हाँ, कैश को आप ऑप्टिमाइज कैसे करोगे? एक्सेलरेट कैश इनफ्लोज, सिंपल है. मैनेज ब्लॉक फंड को आप जल्दी से जल्दी रिलीव कराने की इधर उधर पाक करें. लीडिंग एंड लैगिंग पेमेंट स्ट्रेटजी, जो मैं बता रहा था, अगर आपको मैनेजमेंट फीस देनी है, अब आपको लगता है कि अभी उस कंट्री में अगर मैं दूंगा तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, तो उसको लैग कर दो, डिले कर दो. लीड का मतलब अर्ली कर दो. अगर होल्डिंग कंपनी में या किसी और कंपनी में पैसा जल्दी चाहिए तो आप जल्दी कर दो. मिनिमाइज टैक्स ऑन द कैश फ्लो थ्रू इंटरनेशनल ट्रांस, जो मैंने बताया आपको, अगर यहाँ पे जितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को इंटरनेशनल या फिर जो भी आपकी होम कंट्री है उसमें ट्रांसफर कर दो. अभी मैं गलत चीज नहीं बता रहा हूँ आपको, आप वहां पे सर्विसेज दे रहे हो जनरली, क्योंकि आपकी सब्सिडरी होती है, आप कहते हो छोड़ो यार क्या लेना, आपको क्या फीस लेनी, मैनेजमेंट फीस क्या लेनी, जबकि सारा काम वहीं से हो रहा होगा. यूज नेटिंग टू रिड्यूस ओवरऑल ट्रांजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है. आपकी दो सब्सिडरी आपस में काम कर रहे हैं, दो ब्रांचेज, आप नेट करके काम करो. इन्वेस्ट एक्सेस कैश एट हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न विद लिक्विड फॉर्म. मैंने सब बता दिया आपको, बट फिर भी क्विकली बता देता हूँ. ये वही 6 पॉइंट थे, क्योंकि ये खुद एक एक लाइन में. अब एक्सेलरेटिंग का वो ही है, वो पहले 2 नंबर का क्वेश्चन था, अगर 4 नंबर में पूछ लिया तो फिर आपको हर पॉइंट को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा. सो पहले देखो, कैश फ्लो मूव करने में 50 तरीके लगते थे, आजकल H2H आ गया, RTGS आ गया, API बेस्ड आ गया, फटाफट पेमेंट हो जाती है, इससे जल्दी मूवमेंट होगी. बट दैट वाज नॉट द पॉइंट जो मॉड्यूल समझा रहा है. पॉइंट वाज कि आप कहीं से जो आपके रिसीवेबल आने हैं या कलेक्शन करने का प्रोसेस है, उसको थोड़ा स्पीड अप कर दो. ये तो एक ट्रांजेक्शन ही है, बट आई एग्री, अगर बहुत छोटी स्लो टीम होती है तो एक ट्रांजेक्शन करने में 20 दिन लगा देती है, 10 दिन लगा देती है. मैनेजिंग ब्लॉक फंड्स, अगेन सब्सिडी में भी इंस्ट्रक्टेड टू ऑब्टेन बैंक फाइनेंस लोकली. अगर आपको पता था कि वहां पे इंडिया में बाद में जाके या फिर श्रीलंका में पैसा फंसेगा, अपना पैसा कम भेजो, ज्यादा से ज्यादा लोन लो, या पहले ही लोन लेके आप निकाल लो, फिर लोन अपने आप वो वहीं पे लोकली पे होते रहेगा. Devise ways to benefit their shareholder by using different method, moving block fund through transfer pricing strategies. तो कैपिटल ब्लॉक है ना, आप डिविडेंड नहीं कर सकते, आप कैपिटल वापस नहीं भेज सकते, तो आप मैनेजमेंट फीस दे दो. लीडिंग एंड लैगिंग मैंने जो बताया था आपको, एमएनसी एक्सलरेट एंड डिले. लीड, एक्सलरेट का मतलब लीड, लैग का मतलब डिले. जो पैसा आपको जैसा चाहिए, बेसिकली हम कैश मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करा रहे हैं. टैक्स एंड कैश फ्लो थ्रू ट्रांसफर प्राइसिंग, भाई बता चुका हूँ कई बार, अगर नहीं समझ में आया मुझे मैसेज डालना, मैं इसके ऊपर पूरा 6 से 7 मिनट का एक चैप्टर बना दूंगा. नेटिंग भी बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एक्सचेंज. देखो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा हूँ, बट आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा. नेटिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द टोटल. देखो एडवांटेज डिराइव फ्रॉम नेटिंग, रिड्यूस कॉस्ट, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्शन होगा ही नहीं अगर नेट कर दिया आपने. इंप्रूव कैश फ्लो फोरकास्टिंग, जब आपका नेट है तो आपका आपका ओवरऑल एक्सपोजर ही कम हो गया, तो फोरकास्टिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी. थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, गिव एक्यूरेट रिपोर्ट, सेटल अकाउंट. पढ़ते रहो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटिंग, बायलैटरल, दो ने आपस में कर ली, मल्टीलैटरल. ए बी सी, बी को सी से लेना था, बी को सी से लेना था, और बी को ए को देना था, तो ए और सी आपस में बात कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड मल्टीलैटरल नेटिंग. बी और सी, या ए और बी, ए को बी को देना था, बी को ए को देना था, एक दोनों के आपस में परचेज सेल थी, तो नेट करके ले लो, ठीक है. इन्वेस्टिंग एक्सेस कैश थ्रू बेटर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम. देखो आजकल पूरी ग्लोबल मनी मार्केट अवेलेबल. अगर आप मुझसे पूछोगे एज अ ट्रेजरी प्रोफेशनल, आप मुझसे पूछोगे पूरी दुनिया में आपको एफडी पे क्या रेट चलेगा, मैं बता दूंगा. क्यों? क्योंकि एक तो रिपोर्टेड हो जाती है और मुझे थोड़ा पता भी है. तो और मुझे पता क्यों? क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस मनी मार्केट, डिफरेंट कंट्रीज, सिक्योरिटीज आर इजिली एक्सेसिबल. गिफ्ट सिटी आ चुका है अभी. तो सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, टीम होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए. एमएनसी पूल रिसोर्सेज टुगेदर फ्रॉम द सब्सिडीज. कैसे पूल करती हैं? अब बोलोगे पूल कैसे कर लेगी सब्सिडी? अबे लेना देना है मेरे भाई. आप हर कंट्री में एक एसएचएल, रिवर्स एसएचएल, ट्रांसफर प्राइसिंग खड़ी कर दोगे. पैसा अगर आपके पास एक्स्ट्रा मूव करना आपका पैसा है, लोन देने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता आपके पैसे को. कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है जो सरकार का अप्रूवल लगेगा, तो आप उसको पूल कर लोगे. अब जब उसको कभी पैसा चाहिए होगा तो एसएचएल वहां पे लेके वापस करोगे. सो पूल करके जिस कंट्री में बेस्ट पॉसिबल रिटर्न की अपॉर्चुनिटीज है, या किसी कंट्री ने लोन ले रखा था उसका लोन कम कर दिया, जब वापस उसको चाहिए होगा यहाँ पे लोन लेके वापस दे दिया, ठीक है. क्वेश्चन में ऑल्सो हाउ एमएनसी विल यूटिलाइज देयर एक्सेस फंड वंस दे हैव यूज्ड द
ठीक है, दिस इज वाइटल सिंस some currency में provide higher interest rate and may appropriate, so basically that's what they are trying to say कि भैया आपने एक बार ले आए बट बाद में अगर वहाँ पे करेंसी फ्लक्चुएशन हो गया तो क्या करोगे? अगेन एमएनसी में गो टू द फॉरेन करेंसी डिपॉजिट विच मे गिव एन इफेक्टिव यील्ड हायर देन द डोमेस्टिक। तो आपने एक इफेक्टिव लेके आना है। सपोज आपको कोई पैसा इंडिया से वापस बाहर भेजना भी है, मतलब एग्जाम्पल देके समझाऊं, इंडिया में 10% का रिटर्न मिल रहा था कैश पे, आपका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, जैसे सिंगापुर में, एक्चुअली हांगकांग ले लेते हैं या जापान ले लेते हैं और भी बढ़िया, 1% का रिटर्न मिल रहा है। अब आप जापान वाला पैसा इंडिया में लाके इन्वेस्ट कर दो, आपको 10% मिलेगा। बट अगर अगर आईएनआर विद रिस्पेक्ट टू येन, यानी जैपनीज करेंसी डेप्रिशिएट हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा ना। तो आप जितना भी पैसा लाए उसको पहले ही 3% लगा के, या जो भी हेजिंग कॉस्ट है, फ्यूचर के जो येन की वैल्यू है वो प्रोटेक्ट कर लो। तो आपका 3% हेजिंग में चला गया, 4% फिर भी आपको 1% था, 3%, 6% का इफेक्टिव रिटर्न मिला आपको। करेंसी भी प्रोटेक्ट है, पैसा भी फायदा होगा आपको। अगर सर ये तो इसी पे हो गया तो हो गया यार, क्या फर्क पड़ता है। दो फायदे हो रहे हैं, आपका यहाँ का 6% एक्स्ट्रा आया, शायद एट ए कंपनी लेवल, पापा के लेवल पे बात कर रहा हूँ, शायद ये जो इंडियन बिजनेस है इसने कहीं बाहर से पैसा लिया होता, तो आपका एक तो रेपुटेशन भी बच रही है और डबल बेनिफिट हो रहा है आपको। Lastly, an MNC can go to diversification of its portfolio in different countries having different currencies because of the exchange rate. वो तो करती हैं, इसमें नई चीज बताने वाली क्या है? International inventory management. If the country, if the currency of the importing country depreciate, importer will be costlier, giving rise to the stockpiling. So basically सीधी सी बात है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक तो आपको ऑप्टिमल होना चाहिए, जस्ट इन टाइम जो आप नॉर्मल करते हो, फालतू का ऑर्डर रखना नहीं। हैविंग सेड, अगर आपके एक पर्टिकुलर कंट्री के बिजनेस के लिए, आप इंडिया में पेंट बनाते हो, क्रूड ऑयल आपके लिए है ही इंपॉर्टेंट, आपको लगता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने वाला है, या वो तो चलो आप डोमेस्टिक में भी कर लेते, आपको लगता है कि आप वो क्रूड सपोज आप खरीदते थे यूएस से, और यूएस डॉलर में खरीदते थे, आप सपोज कहीं से भी खरीदते थे, आपको लगता है कि यूएस डॉलर अप्रिशिएट होगा, अप्रिशिएट होगा मतलब रुपी सस्ता हो जाएगा, सस्ता का मतलब ये 83 पे चल रहा है, सपोज 85 पे चला जाएगा, तो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो आप पहले ही खरीद लो, क्योंकि बाद में आपको और ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो लैग और यू कर सकते हो, स्टॉक पाइल नहीं करना है। रिसीवेबल सेम आ गया, करेंसी ऑफ, अगर आपको कुछ लैग करना है, कुछ डिले करना है, तो वो आप कर सकते हो। गाइस मुझे पता है कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बट इतना कुछ है नहीं। द क्वेश्चन ऑफ क्विक डिलेड पेमेंट डज नॉट इफेक्ट द फर्म एज बोथ द सेलर एंड बायर आर फ्रॉम द सेम फर्म। भैया आपको दुबई में पैसे चाहिए थे, इंडिया वाले ने मुझे क्या फर्क पड़ता है, पापा तो एक ही है। The question of quick and delayed payment does not affect the group. One having cash surplus will make early payment. जिसके पास जल्दी पैसे ज्यादा कैश सरप्लस है वो आप जल्दी पेमेंट भी कर देगा, जिसके पास कम पैसे वो थोड़ा लेट करेगा। सो गाइस इस तरीके से इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेज होती है। I will not say again and again. I know I was bit fast, bit quick, but ये थोड़ा सा theoretical point था। Basic concepts remain same. आपको टैक्स देखना है, आपको रेगुलेशंस देखनी है, आपको एफएक्स की फ्लक्चुएशन देखनी है। देखो टैक्स तो आप फिर भी देख लोगे, एफएक्स फ्लक्चुएशन तो कैसे ही होता है। रेगुलेशन यू कैन स्टिल प्रेडिक्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट्स देयर इन द ड्राफ्ट सर्कुलेशन। कोई भी नई रेगुलेशन बनने से 6-7 महीने पहले उसका ड्राफ्ट सर्कुलेट होने लग जाता है। आपका जितना बड़ा ग्रुप होगा आपके पास उतने सारे एक्सपर्टाइज नॉलेज हो जाएगी, आपके इतने सारे प्रोजेक्ट होंगे, तो आप ओवरऑल लेवल पर एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी टीम बना के रिसोर्सेज को पूल करके उसको चैनलाइज कर सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है इसमें से, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक 4 नंबर का आएगा ही आएगा। When I will cover the exact questions from the syllabus, जो भी पिछले मॉड्यूल्स में 20 अटेम्प्ट्स में, 20 अटेम्प्ट्स का मतलब 2014-15 के बाद से जो भी पेपर ऐसे आए हुए मैं सारे कवर करके एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। आई एम ट्राइंग कि एक अगले हफ्ते में एक ऐसा वीडियो बना दूं जिसमें सारी थ्योरी जो 30-35 मार्क्स की, 40 मार्क्स की थ्योरी आनी है, एमसीक्यू जाने हैं, वो एक ही वीडियो में एक मैराथन सेशन में कवर हो जाए। दैट मे बी 10-12 आवर्स, बट आप उसको सुनते रहो, अपना मॉड्यूल खोलते रहो, कंप्रिहेंसिव नोट सामने होंगे आपके, आपका इजीली काम हो जाएगा। भैया चीयर, स्माइल, हैव फन, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस लेने के लिए आपका भाई बैठा हुआ है। इतना स्ट्रेस तो मैं भी नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे पता है कि वी विल डू इट।
अब जैसे नंबर आने लग गए हैं पेपरों में, आई थिंक इट्स बिकम, देखो सीधी सी बात है, रेगुलर पढ़ोगे पास हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे। डेडिकेटेड होके पढ़ोगे रैंक भी आ जाएगी। जैसे आप 10वीं 12वीं में पढ़ते थे उतनी अगर एफर्ट लगाओगे, आईक्यू आपका डेवलप हो चुका है। यू डोंट नीड एनीथिंग। 1-1.5 साल की 2 साल की आपने आर्टिकलशिप कर लिया है, अपने सीए इंटर कर लिया, आपको किसी और से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ बट पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े जाके, ये एमकॉम नहीं है, बिना पढ़े जाके वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन किए बिना जाके अगर आपने अटेम्प्ट दिया, दैट कैन बी फेटल। ये आपको एक प्रोफेशनल डिग्री मिल रही है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू अगेन वेरी सून। Please subscribe to the channel. That's also very important so that you can get the notifications also. So take care. Bye bye.